Valence bond theory. It was developed by the Hitler in London in the year 1927 and it was further developed by the Sidgwick and Pauling. ये जो थियरी है ये ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंसेप्ट पे बेस है. ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. और एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट किस पे आता है? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में आता है. ठीक है. तो दिस थियरी इज अ said to be the modern theory for the covalent bonding. ठीक है. This theory will explain us how the sharing of electron takes place. This is not about ionic bond. This is about covalent bond. When a covalent bond is formed, how actually the sharing will take place? What will be the types of sharing? This everything will be covered under VBT, valence bond theory. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सबसे सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं डायहाइड्रोजन. ठीक है. तो ध्यान से देखो, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस. आई हैव नेम्ड इट एज HA, मतलब फर्स्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन इट्स न्यूक्लियस. सेकेंड एटम ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, सेम एटम का इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो आई कैन कॉल इट एज Na. Na से मतलब है न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन और Ea से मतलब है इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन. तो ऑब्वियसली ये दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ठीक है. सिमिलरली आई हैव टेकन अ सेकेंड एटम. ये सेकेंड एटम का न्यूक्लियस है, सेकेंड हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. सेकेंड हाइड्रोजन एटम्स न्यूक्लियस एंड इट्स इलेक्ट्रॉन. क्या होगा? ऑब्वियसली न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन. So there is one attraction present between nucleus of the atom and its own electron. ये तो हमें already पता है, right? Right from the Rutherford's model of atom, we know that nucleus is attracting the electron. So nothing new in that. So nucleus of A is attracting the electron of A. Nucleus of B is attracting the electron of B. As simple as this. Now what happens when these two atoms come close to each other? तो थोड़ा जब इंफिनिटी पे है तो ये दो अट्रैक्शन प्रेजेंट है. Only these two attractions are present when atoms are at infinity. मतलब एक दूसरे से जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो ये अट्रैक्शन प्रेजेंट है. न्यूक्लियस ऑफ एटम इज अट्रैक्टिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है. अब दोनों एटम पास आते हैं. जब दोनों एटम पास आते हैं तो क्या होता है? नए अट्रैक्शंस डेवलप होते हैं और नए रिपल्शंस डेवलप. अट्रैक्शन कौन से डेवलप होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ बी अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए. बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. मतलब इफ आई शो इट लाइक दिस, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन. अभी तक क्या हो रहा था? ए का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को, बी का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था. लेकिन जब एटम पास आते हैं तो क्रॉस कनेक्शन हो जाता है. क्रॉस कनेक्शन का मतलब इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग जाता है, अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्टिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन. और दूसरे का न्यूक्लियस फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग जाता है, अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्टिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन. तो ये दो नए अट्रैक्शन डेवलप हो जाते हैं. न्यूक्लियस ऑफ ए start attracting the electron of B and nucleus of B start attracting the electron of A. Okay? So this is the new attraction developed. But at the same time, there is new repulsion also developed. What is that repulsion? देखो वापस ये न्यूक्लियस है एक एटम का. ये एक एटम का न्यूक्लियस है और ये इसके आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है. ये दूसरा एटम का न्यूक्लियस है और ये इसके आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है. तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए विल स्टार्ट रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी.
दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, और दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस है, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करने लगे. You need not to write anything from this. Along with this video, the PDF file is given. In that PDF file, the proper systematic notes are given. So don't write anything, just understand. So formation of hydrogen molecule through VBT, that's what we are discussing. To understand the VBT, I have taken an example of dihydrogen. I have said that when atoms are at infinite distance, जब दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, रिपेल नहीं कर सकते, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उनमें एक फोर्स होता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज अट्रैक्टिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन. तो ए का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, बी का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. फर्दर VBT says when atoms come close to each other, the new attraction and new repulsion develops. What is that new attraction? ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, क्रॉस कनेक्शंस. एट द सेम टाइम रिपल्शन भी डेवलप होते हैं, ए का न्यूक्लियस बी के न्यूक्लियस को रिपेल करता है और ए का इलेक्ट्रॉन बी के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है. राइट? सो दिस इज हाउ द न्यू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू VBT. Okay? But VBT says initially the force of attractions between the atoms, इसका मतलब this 3 and 4, A का न्यूक्लियस बी का इलेक्ट्रॉन, बी का न्यूक्लियस ए का इलेक्ट्रॉन, these attractions are more dominating compared to repulsion of nucleus of A, nucleus of B, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी. तो ये जो दो रिपल्शन है, इन दो अट्रैक्शन के कंपैरिजन में थोड़े वीक है. अब क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एटम्स विल स्टार्ट कमिंग नियरर टू ईच अदर. तो व्हाट इज द VBT saying? VBT saying that in the atom, nucleus of A attracts its own electron, nucleus of B attracts its own electron, but when atoms come close to each other, new attraction and new repulsion will develop. The new attraction will be developed between nucleus of A and electron of B, nucleus of B and electron of A. That will be the new attraction force developed. But at the same time, the new repulsion will also develop. Both nucleus will start repelling each other and both electrons will also start repelling each other. But experimentally it is found that attractions are more dominating over repulsions. Attractions are more dominating over repulsions, so atoms keep coming close to each other. So what happens when atoms come close to each other? तो ये इनिशियल कंडीशन है, ध्यान से देखो, ये इनिशियल कंडीशन है. ये कंडीशन तब है जब हाइड्रोजन एटम 1 एंड हाइड्रोजन एटम 2, एटम A and एटम B of hydrogen have no attraction or no repulsion for each other. Obviously इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दोनों में कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है. Neither there is attraction nor there is repulsion. तो जो पूरे सिस्टम में हम बोलेंगे, क्योंकि फोर्स दोनों में अप्लाई नहीं हो रहा है, हम कहेंगे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है. In what sense the distance is infinite? हो सकता है डिस्टेंस 400, 500 पिकोमीटर, 600 पिकोमीटर, 700 पिकोमीटर हो, जितनी डिस्टेंस को हम देख भी नहीं सकते, डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते, लेकिन हाइड्रोजन के एटम के लिए वो इंफिनिटी है. क्यों? Because at such a distance of 600, 700 picometer or 1000 picometer, both atoms cannot attract or repel each other. तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम इज -k q1 q2 upon r. k is a constant, q1 q2 are the charge, न्यूक्लियस के चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज, एंड r is a distance between them. और डिस्टेंस कितनी है? इंफिनिटी. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0. तो यहां पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है?
zero है. At this place the potential energy of the system is zero. Now these two atoms come close to each other. When they come close to each other, the new attraction and new repulsion develop. What attraction? Attraction are nucleus of A, electron of B. Nucleus of B, electron of A. This is new attraction. And new repulsion. New repulsion क्या होगा? Nucleus of A and the nucleus of B. Electron of A and electron of B. So VBT says जब ये थोड़ा पास आते हैं, attractions are more dominating over repulsion. Attractions are more dominating over repulsion, so atoms will further come close to each other. When atoms will come further close to each other, the distance will decrease. If distance will decrease, that potential energy will become more negative. Sorry, distance will decrease. Denominator is decreasing. So negative value will become more negative. Okay, so potential energy starts decreasing. Atoms keep on coming close to each other. 1000 picometer, 500 picometer, 200 picometer, 300 picometer, 100 picometer. और अप्रोक्सीमेटली जब दो हाइड्रोजन एटम 74 पिकोमीटर की डिस्टेंस पे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके, लाइक फॉर हाइड्रोजन इट इज 74 पिकोमीटर, फॉर फ्लोरीन इट विल बी डिफरेंट, फॉर क्लोरीन इट विल बी डिफरेंट. एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, attraction and repulsion forces will be balanced and potential energy of the system will reach to minimum. Now atoms will not come further close to each other, and by the time they come to this distance, the probability area of one hydrogen, the electron finding probability area यानी orbital of one hydrogen will overlap with the electron finding probability area of other hydrogen. दोनों के probability ये इतने ज्यादा पास आ जाएंगे कि दोनों के probability एक दूसरे में overlap कर जाएंगे. This is called sharing of electron. जब probability area की overlapping हो जाएगी ना, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी. ठीक है, हम कहेंगे ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गए, प्रोबेबिलिटी एरिया ओवरलैप हो गए, एटम्स इतने ज्यादा पास आ गए कि एक का प्रोबेबिलिटी एरिया दूसरे में एंटर कर गया टू सम एक्सटेंट, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया. ठीक है, हमने एक बात बता दी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है. फर्दर मोर इससे ज्यादा पास क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इससे ज्यादा पास आने का ट्राई करेंगे जब उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम लेवल पे पहुंच गई है, उसके बियॉन्ड जब उनके अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो गए हैं. राइट, पहले अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेटिंग थे कंपेयर टू रिपल्शन, तो एटम पास आते गए. कब तक पास आएंगे? कोई तो लिमिट होगी. जब दोनों के अट्रैक्शन रिपल्शन बैलेंस हो जाएंगे तब तक पास आएंगे. उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में सिस्टम यानी दोनों हाइड्रोजन एटम्स की मिला के पोटेंशियल एनर्जी पहले के कंपैरिजन में मिनिमम पहुंच जाएगी. जब वो सिंगल थे, इंडिविजुअल थे, उसके कंपैरिजन में कंबाइन होने के बाद उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम लेवल पे पहुंच गई. अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस बैलेंस हो गए. नाउ दे विल नॉट फर्दर कम क्लोज टू ईच अदर इफ वी अज्यूम दैट assumption. ये जो लास्ट की लाइन आपको दिख रही है, ये पार्ट, ये assumption है. What if atoms come more close to each other? You are seeing there is a sharp increase in the energy. Potential energy minimum से सीधी maximum तक पहुंच गई. ठीक है, so why it has happened? Because if you further bring close to each other, the repulsion will dominate, right? And the minimum distance, ध्यान से सुनना इस particular definition, the minimum distance at which
the force of attraction and repulsion are balanced between the atoms and potential energy of the system is minimum. उससे कम नहीं हो सकती. It has attained the minimum possible value. That distance between two nucleus is called as bond length. अब आप देखो, जब मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ यानी इनफाइनाइट से एटम के बॉन्ड बनने तक पोटेंशियल एनर्जी कम हुई. पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? -435 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली. इसका मतलब जब दो हाइड्रोजन के एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं? 435. नाउ द discussion has reached to very interesting point, right? Many people do not pay attention here, पर यही तो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. वीबीटी यही तो हमें समझाना चाह रहा है कि जब दो हाइड्रोजन एटम अलग अलग थे, गैसियस इंडिविजुअल एटम थे, आइसोलेटेड एटम थे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी. जब वो पास में आए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई. कितनी हो गई ये दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. लेकिन आइसोलेटेड एटम से मॉलिक्यूल बनने के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ 435 किलो जूल. क्यों डिक्रीज हुआ? बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन. वेल, व्हाट हैव यू अचीव्ड? अलग अलग रहते तो क्या प्रॉब्लम था, पास आ गए तो क्या फायदा हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हैज डिक्रीज, लेस एनर्जी मोर स्टेबल. बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए ही तो बनता है. फॉरगेट अबाउट ऑक्टेट, दिस दैट. The most important thing is two atoms are coming close to each other to such an extent that the potential energy of the system reaches to minimum, and the amount of energy released during this process can be called bond enthalpy. क्योंकि अगर मुझे ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आइसोलेटेड गैसियस एटम थे तो एनर्जी कितनी थी? सिस्टम की एनर्जी 0, क्योंकि एटम्स इंफिनिटी पे थे. कितनी थी? 0. अब सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? -435. मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड 435 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ. नाउ इफ आई वांट टू ब्रेक द बॉन्ड, I want to take these two atoms again to the original state. I want to take these two atoms to the original state. I want to separate them. I want to make the potential energy of the system 0. I want to make the potential energy of the system 0. I want again the isolated gaseous atom. So how much energy I need to provide? I have to provide 435 किलो जूल एनर्जी. तो बॉन्ड एंथैल्पी को आप दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, या कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, थोड़ा समराइज कर लेते हैं. जब एटम्स पास में आते हैं तो ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को, बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. दैट्स न्यू अट्रैक्शन. दोनों न्यूक्लियस, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं. दैट्स अ रिपल्शन. अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, रिपल्शन वीक होता है, तो एटम पास आने लगते हैं. जैसे जैसे एटम्स पास आते हैं अट्रैक्शन और बढ़ता है. जब अट्रैक्शन और बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी और कम होती है. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वैल्यू अटेन कर लेती है. उससे कम पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की नहीं हो सकती, क्योंकि अब अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस बैलेंस हो गए. उसके बियॉन्ड अगर हम एटम्स को पास लाने का ट्राई करेंगे तो प्रैक्टिकली वो पास नहीं आएंगे, बट थियोरेटिकली अगर हम अज्यूम करते हैं कि पास आने पे क्या होगा, तो सडनली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी जब एटम्स के अट्रैक्शन हुआ ए के न्यूक्लियस का बी के इलेक्ट्रॉन को, बी के न्यूक्लियस का ए के इलेक्ट्रॉन को, तो वो पास आए और इतना पास आ गए कि दोनों के प्रोबेबिलिटी एरिया ओवरलैप कर गए.
जब दोनों के प्रोबेबिलिटी एरिया ओवरलैप कर गए तो उस ओवरलैपिंग को हमने कहा दैट sharing of electron has taken place and covalent bond has been formed. And through this overlapping, through this attraction, the system has decreased its own energy, and due to decrease in energy the stability of the system will increase. तो H2 डायहाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी दो इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स के कंपैरिजन में कम होता है। डायहाइड्रोजन की एनर्जी दो इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स के कंपैरिजन में कम होती है। दैट्स द रीजन डायहाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन द इंडिविजुअल एटम्स। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हैं, या फिर इसको अगर हमने बॉन्ड एंथैल्पी बोला है इतना ही एनर्जी प्रोवाइड करने पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हम उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल देंगे। तो बॉन्ड एंथैल्पी में अगर माइनस साइन है ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी में माइनस साइन है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्या साइन होगा, प्लस साइन होगा। ये बात आगे याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा। अगर आपको लिखा है बॉन्ड एंथैल्पी 435 प्लस 435 किलो जूल, इसका मतलब वो एक्चुअली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने कहा बॉन्ड एंथैल्पी इज -435 और -300 और -200 फॉर एनी मॉलिक्यूल, तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज हुई एनर्जी है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और चार्ज ऑपोजिट होते हैं। दिस इज अबाउट वीबीटी। ठीक है, इस डायग्राम का एक एक पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, यही वीबीटी का मेन पर्पस है। तो पहले इन अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस को समझो, फिर ये समझो कि ए का न्यूक्लियस और बी का इलेक्ट्रॉन, बी का न्यूक्लियस और ए के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस रिपल्शन। उसकी वजह से एटम पास आते गए, जैसे जैसे एटम पास आते गए अट्रैक्शन बढ़ता गया, अट्रैक्शन बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पे पहुंच गई तो रिपल्शन और अट्रैक्शन बैलेंस हो गए, अब एटम्स और ज्यादा पास नहीं आ सकते। दैट मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, दैट minimum possible distance between nucleus of two atoms where potential energy of system is minimum, that distance is called as bond length. Amount of energy released during the formation of covalent bond is called bond enthalpy. Hope the concept of VBT is clear. This is the first part of the VBT. अब हम ओवरलैपिंग के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। अभी हमने VBT के assumptions पढ़े हैं, अब हम देखेंगे ओवरलैपिंग के टाइप क्या होते हैं, बॉन्ड के टाइप क्या होते हैं। तो ये हमारा हिटलर लंडन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिंग एंड स्लेटर का हाइब्रिडाइजेशन। तो थियरी बहुत लंबी है, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं। हमने अभी इसका कोर पार्ट कंप्लीट कर लिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों और कैसे बनता है। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से एटम पास आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी एरिया ओवरलैप कर जाते हैं, तो शेयरिंग बोलते हैं। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और क्यों बनता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ओवरलैपिंग के टाइप्स क्या होते हैं और बॉन्ड के टाइप्स क्या होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियो।